my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज आपको वो टॉपिक मैं कराने वाली हूँ जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आप लोगों का है, जिसे आप बहुत टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि मैम ये टॉपिक करा दीजिएगा या इस टॉपिक के क्वेश्चंस करा दीजिएगा। सो आज वही टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ स्टूडेंट, जिसका नेम है RDA। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में, इसका मतलब आहार्य प्रस्तावित दर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि RDA आखिर होता क्या है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, RDA के बारे में आपको मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगी एंड आई होप ये जानकारी आपके लिए एक कंप्लीट और एक संपूर्ण जानकारी रहेगी, एक सफिशिएंट जानकारी रहेगी। इसके अलावा आपको RDA के बारे में कोई और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कैसे RDA शुरू हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्यों ज़रूरी है, रेफरेंस मैन कौन होता है, रेफरेंस वुमेन कौन होती है, इस प्रेजेंट RDA के अकॉर्डिंग जो 2020 वाला है कितना रखा गया है रेफरेंस मैन एंड वुमेन के लिए, रेशो जो रखा गया है हाइट का एंड एज का, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो सब कुछ आज आपको बताने वाली हूँ, प्लस आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आए थे 10 वाले RDA में और इस वाले RDA में। सो वो भी मैं आपको कंपैरिजन करके शो करूंगी। सो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। आई होप आपको मजा आएगा। चलो अच्छे से देखो स्टूडेंट, RDA के बारे में पढ़ेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ईच डे वी नीड अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट टू इनेबल आवर बॉडी टू कैरी आउट इट एक्टिविटी एफिशिएंटली। क्या मतलब है स्टूडेंट कि हर दिन हम क्या करते हैं, हर दिन हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। ईच डे वी नीड अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इनेबल अवर बॉडी टू कैरी आउट इस एक्टिविटी एफिशिएंटली। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो अपनी सारी की सारी गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करे, तो हर दिन हमें क्या चाहिए होता है, एक निर्धारित अमाउंट में, एक निर्धारित मात्रा में हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। ये बात आप जानते हो ना कि हमारा जो शरीर है स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अपनी गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करे, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें एफिशिएंट मैनर में करे, सो हमें क्या चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, है ना। टू डिटरमाइन what nutrients we need each day and how much to keep us in good health। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इस बात को निर्धारित करना है कि आखिर हमारे शरीर के लिए कितने न्यूट्रिएंट आवश्यक हैं, कितनी मात्रा में आवश्यक हैं, वो कौन से न्यूट्रिएंट है जो हमें पर डे कंज्यूम करने चाहिए, अगर ये हम क्यों चाहते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो एक गुड हेल्थ रह सके, है ना। ऐसा हम क्यों चाहते हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो एक गुड हेल्थ में कन्वर्ट हो सके, एक अच्छे स्वास्थ्य में परिवर्तित हो सके। सो ए लॉट्स ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन। और इसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट, इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस जो थी वो करी गई, है ना। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी जो रिसर्चेस थी स्टूडेंट वो करी गई, जिसके बाद क्या पता चला, द रिजल्ट ऑफ दीज स्टडीज हैव बीन यूज्ड टू वर्क आउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पीपल। और इसी के आधार पे फिर ये जब सारे के सारे शोध करे गए तो हमें ये पता चला कि भाई भारतीय लोगों के लिए अब पोषण संबंधी आवश्यकताओं को अगर पूरा करना है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी रीडिंग तैयार करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा डेटा तैयार करना चाहिए जिससे इस चीज़ में मदद मिल सके। और क्या हुआ, आफ्टर एडिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी द रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियन हैव बीन सेट अप। और ये क्या हुआ स्टूडेंट, जब ये सारी चीज़ों को हमने सोच लिया, सो इसी के आधार पे हमने क्या किया, सुरक्षा कारकों के बारे में ध्यान रखते हुए जो भारतीय लोग हैं स्टूडेंट उनके लिए अनुशासित आहार भत्ता यानी कि RDA, जिसे आहार्य प्रस्तावित दर भी कहा जाता है, उसको स्थापित किया गया। सो बेसिकली आप इसे एक बार समझने की कोशिश करो कि भाई आपकी बॉडी जो है वो अपने सारे के सारे एक्टिविटीज़ को, अपनी गतिविधियों को एक एफिशिएंट मैनर में कर सके, उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी था, पोषक तत्व चाहिए थे। पोषक तत्व आप ऐसे ही तो ले नहीं सकते थे, है ना। उसके लिए आपका एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए था कि आखिर भाई कौन सा पोषक तत्व ज़रूरी है, कितनी मात्रा में ज़रूरी है, कौन कौन से पोषक तत्व कंज्यूम करने चाहिए, कब करने चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए जो हमें कंबाइंड फॉर्मेट मिला, एक कंबाइंड आंकड़े मिले, वो हमें RDA की फॉर्म में मिले, ठीक है। चलिए
आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। एन एडवाइजरी कमेटी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आईसीएमआर कहा जाता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग अप, रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ दीज आरडीएस। आपको पता है स्टूडेंट कि जो आरडीए है, आरडीए को बनाने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी है जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, जिसे आईसीएमआर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि आरडीए को बनाने वाली कौन है, एक आपकी एडवाइजरी कमेटी है, एक आपकी क्या है स्टूडेंट, एक सलाहकार समिति है जिसकी स्थापना की गई। वो सलाहकार समिति कौन है स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है स्टूडेंट आरडीए को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको बनाने के लिए, प्लस उसे समय के साथ साथ रिवाइज करने के लिए। सो अब तक के सारे आरडीए भी आपके किसने बनाए हैं, आईसीएमआर ने बनाए हैं, प्लस उसे रिवाइज भी कौन करता है, आईसीएमआर ही करता है, ठीक है। यानी कि जो आपके सर्वेक्षण होते हैं अलग अलग तरीके के, स्वास्थ्य से संबंधित है ना, आपके पोषण से संबंधित, उन सभी सर्वेक्षणों को जिन्हें समय समय पर किया जाता है, उन सभी सर्वेक्षणों के आधार पर, उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम आरडीए को रिवाइज करते रहते हैं जब जब हमें ज़रूरत लगती है, ठीक है। चलिए एक बार आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, India was one of the first country to set up recommended dietary allowances in 1944। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि जो आपका भारत है वो आपका पहला एक ऐसा देश है स्टूडेंट जिसमें 1944 में फर्स्ट आरडीए आपका आया था। ओके, द डिजायरेबल डाइटरी इनटेक ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन ए, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड वाइटामिन डी वर सजेस्टेड इन द आरडीए सेटअप इन 1944। और जो ये 1944 में आरडीए आया स्टूडेंट, इसमें इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी दी गई। और वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कौन से थे, आपका एनर्जी, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन ए, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, है ना। ये सारे के सारे आपके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इनके बारे में जानकारी आपके 1944 में जो आरडीए आया उसमें दी गई, ठीक है। सो ये भी अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए जो मैंने नोट्स आज डाले हैं सब पॉइंटर की फॉर्म में डाले हैं। ओके, सो ये याद रखिएगा 1944 में आपका फर्स्ट आरडीए आया था और इसी में आपके सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं इन सब के बारे में जो डेटा है वो आपका इस आरडीए में दिया गया था, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, अच्छे से समझिएगा। RDA is defined as the nutrients present in the diet which satisfies the daily requirement of nearly all individual in a population। क्या है स्टूडेंट, RDA को आहार में मौजूद पोषक तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपका भोजन है, भोजन में आपके जो पोषक तत्व शामिल हैं, है ना, उन पोषक तत्वों के रूप में आप क्या करते हो, आरडीए को परिभाषित करते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जो जनसंख्या में लगभग सभी व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करता है। एक व्यक्ति जिस भोजन को ग्रहण करता है उससे आखिर उसे कितनी मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए जिससे उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे उसकी सारी शारीरिक गतिविधियां अच्छे से संपन्न हो सके, वही आपका आरडीए कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के लिए अपने सभी दैनिक कार्यों को करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा है उसका निर्धारण कौन करता है, आरडीए करता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, उसका निर्धारण कौन करता है, आईसीएमआर करता है। और आईसीएमआर किसके फॉर्म में करता है, आरडीए की फॉर्म में, कि वो आपको एक डेटा दे देता है, एक स्केल बता देता है कि भाई आपको इतना तो कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी नियरली ऑल पीपल, यानी कि लगभग सभी लोगों में स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की मात्रा आरडीए कहलाती है। इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि भाई सभी लोगों में
वो पोषक तत्वों की मात्रा जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके शरीर के रख रखाव के लिए ज़रूरी है, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? आरडीए कहलाती है। सो आरडीए बेसिकली आपके न्यूट्रेंट का वो आपका एक, मैं कहूँ तो मात्रा है आपकी, वो एक तरीके से क्वांटिटी है जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? दिस implies addition of safety amount to the estimated requirement to cover। एक बार ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक मुद्दा आ जाता है जो मैं आपको समझा देती हूँ, आपके लिए पता होना ज़रूरी है। आपको पता है जो आरडीए आपको बताया जाता है कि भाई 60 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना है, फॉर एग्जांपल कि आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे। आईसीएमआर ने कहा आपको 1900 कैलोरीज लेनी है पर डे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? क्या बस 1900 कैलोरी ले लेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा? चलिए आपको बताती हूँ कि जो आईसीएमआर अपनी टेबल बनाता है ना, जो अपने आंकड़ों को सजेस्ट करता है कि भाई ये लेना चाहिए, इतनी मात्रा में लेना चाहिए, उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो दो क्राइटेरिया के आधार पे अपनी टेबल को तैयार करता है, अपने आंकड़ों को तैयार करता है। पहला क्राइटेरिया होता है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट शारीरिक अवस्थाओं के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? आपको पोषक तत्वों की मात्रा सजेस्ट करता है। दूसरा फैक्टर क्या है स्टूडेंट? लॉसेस ड्यूरिंग कुकिंग। आपको पता है जब आप भोजन को पकाते हो तो पका के खाते हो ना, कच्चा तो खाते नहीं हो। एंड पकाने के दौरान भोजन से बहुत सारे पोषक तत्वों का ह्रास होता है ना, बहुत सारे पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट वो वाला एस्टिमेट लेकर प्लस आपकी वो वेरिएशन जितनी भी ऊपर मैंने मेंशन की है कि उम्र, जेंडर, ये सारी चीज़ों को लेके तब आपकी ये मात्रा डिसाइड की जाती है कि ये दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो ये आरडीए सजेस्ट किया गया है इसमें अगर आपका जो कुकिंग में ख़त्म हो गया तो आपके शरीर में कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारे मार्जिन ऐड करके किया जाता है जिससे कि थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी जाए कुकिंग के दौरान तभी भी एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के लायक चीज़ें मिल जाए। सो आरडीए बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका वेरिएशंस प्लस लॉस ड्यूरिंग कुकिंग दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रीडिंग सजेस्ट की जाती है। जैसे कि हम कहते नहीं है टेलर से कि भाई कपड़ा सिलवाना है, सिलने के बाद इतना रहना चाहिए तो इस हिसाब से मार्जिन छोड़ देना, वही सिस्टम यहाँ पे रहता है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बराबर देखिएगा रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी फैक्टर। यानी कि रिक्वायरमेंट मतलब भाई जितनी आपकी आवश्यकता है वो, प्लस आपके सेफ्टी फैक्टर यानी कि आपके कितने कितने आपके, अगर मैं बात करती हूँ कि जो लॉसेस होंगे कुकिंग के दौरान, वो सब दोनों को ऐड करके तब आपका क्या बनता है? आरडीए बनता है। ठीक है, तब आपका क्या किया जाता है? आरडीए सजेस्ट किया जाता है। अब इतनी कहानी हमने सुन ली है, इतनी जानकारी हमने ले ली है। अब बात आ जाती है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आरडीए को प्रभावित करते हैं या जिनके आधार पे हमारा आरडीए डिसाइड होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? किसी की एज। आप जब भी किसी का आरडीए देखते हैं तो उसकी एज के अनुसार देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आरडीए हमेशा एज के अकॉर्डिंग होता है। आप जब भी आरडीए चार्ट को फॉलो करते हो आपको पता रहता है कि भाई बच्चे को इतना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को इतना चाहिए, अडल्ट मैन को इतना चाहिए, अडल्ट वुमेन को इतना चाहिए, है ना। सो एज के अकॉर्डिंग आपके न्यूट्रिएंट्स को बांटा जाता है, प्लस जेंडर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। भाई आपका एक तरफ एज होती है तो दूसरी तरफ जेंडर होता है कि भाई गर्ल्स हैं या आपके बॉयज़ हैं, मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है ना। प्लस स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा फिजिकल वर्क, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। आप सेडेंटरी वर्कर हो, आप मॉडरेट वर्कर हो, आप हैवी वर्कर हो, इसके अकॉर्डिंग भी आपका आरडीए डिसाइड होता है। एज के अकॉर्डिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट? आपको पता है ना कि एज अगर हम बात करें तो एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एक ओल्ड एज पर्सन, है ना। एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट एक बच्चे से भी थोड़ी
ज़्यादा ही रहेगी, है ना, अडोलसेंस वाले की बच्चे से भी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। सो अलग अलग एज की डिमांड अलग अलग है, अलग अलग एज में एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग एज में हमारी जो ग्रोथ है वो अलग अलग तरीके की होती है ना। सो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। सो आरडीए चार्ट हमेशा इन सब चीज़ों के आधार पे तैयार किया जाता है। प्लस जेंडर, आपको पता है कि भाई लड़कियों को आयरन ज़्यादा चाहिए जब वो अडोलसेंस में होती है, जबकि लड़कों को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, है ना। सो डिपेंड्स कि आपकी वो जो मात्रा चाहिए वो जेंडर के आधार पे भी वेरिएशन में आती है। कभी लड़कियों को ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, कभी लड़कों को ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, आरडीए चार्ट को तैयार किया जाता है। ओके, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं, जो शारीरिक कार्य होते हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। क्यों रहते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। हर व्यक्ति एक जैसी गतिविधियां नहीं करता, तो फिर हर व्यक्ति का आहार एक जैसा कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सो सेडेंट्री वर्कर में बांटा है सबसे पहले। इसमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ बैठ के काम करते हैं, ओके, और कभी कभी अपना ब्रेन प्लस अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेडेंट्री वर्कर पहली कैटेगरी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी में। इसमें आता है सेडेंट्री वर्कर में वो लोग होते हैं स्टूडेंट जो कि बैठ के काम करते हैं या फिर कभी कभी अपना ब्रेन प्लस अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ऐसे में कौन लोग आते हैं, जैसे आपके टीचर हो गए, क्लर्क हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये बैठ के काम करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं कर रही हूँ, है ना। सो ये क्या होंगे स्टूडेंट, ये सारे के सारे सेडेंट्री वर्कर होते हैं। ओके, तो इनको कंपैरेटिवली बाकी दो से कम ऊर्जा चाहिए होती है, कम प्रोटीन चाहिए होता है, कम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ओके, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेट वर्कर। अब जो मॉडरेट वर्कर होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें सेडेंट्री से ज़्यादा चाहिए सारी चीज़ें, है ना। दोज हु वर्क vigorously for a few hours many parts of the body like hands, feet and muscles, ये वो होते हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए थोड़े फिजिकल काम करने पड़ जाते हैं, जिनमें इनके सारे बॉडी पार्ट यूज़ होते हैं, प्लस इनके हाथ हो गए, पैर हो गए, इनकी मसल्स हो गई, ये सब भी यूज़ होती हैं। यानी कि इन्हें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ जाता है, थोड़ा सा इनको काम करना पड़ जाता है, वो सेडेंट्री से ज़्यादा होता है। ओके, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, सर्वेंट, हाउसवाइफ, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, कौन कौन आता है स्टूडेंट इसमें, डाकिया, नौकर और गृहिणी, ये तीनों इसी काम में आते हैं, इसी तरीके की वर्कर होते हैं, मॉडरेट वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि मॉडरेट वर्कर की रिक्वायरमेंट सेडेंट्री वर्कर से थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, यानी कि मध्यम क्रियाशील व्यक्ति आपके ये कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हैवी वर्कर। हैवी वर्कर कौन होते हैं, जो हमेशा दिन भर एक भारी कार्य करते हैं, एक ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उनके सारे अंगों का इस्तेमाल होता है, प्लस उनकी बहुत ज़्यादा क्षमता का उपयोग किया जाता है। सो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, जैसे कि रिक्शा चालक, कुली हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, प्लस स्टूडेंट आपके जो फार्मर होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, किसान भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सो ये आपके हैवी वर्कर है, इसका मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो सबसे ज़्यादा इन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, इनसे कम चाहिए मध्यम वालों को और सबसे कम चाहिए सेडेंट्री वालों को। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो आरडीए चार्ट है आपका, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के आधार पे तैयार किया जाता है। ओके, प्लस आपकी आती हैं कुछ आपके शारीरिक तनाव की स्थितियां, जैसे कि गर्भावस्था, प्लस आपका स्तनपान अवस्था। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि चाहे गर्भावस्था हो चाहे स्तनपान अवस्था हो, दोनों में पोषक तत्वों की हमें अतिरिक्त मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि इस समय आपके शरीर पे अतिरिक्त दबाव होता है। आपको पता है कि आपके शरीर से पोषण एक दूसरे बालक या बालिका को भी मिल रहा होता है। सो ऐसी स्थिति में आपकी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। सो आपने ये देखा कि आखिर किस आधार पे हम पोषक तत्वों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो आपका ये चार्ट होता है आरडीए चार्ट, आखिर किस आधार पे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
अब आती है आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेफरेंस वुमेन कौन होती है, रेफरेंस मैन कौन होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। सो रेफरेंस वुमेन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, रेफरेंस वुमेन कौन है? सबसे पहली बात, ये हेल्दी होनी चाहिए, है ना। ये 8 घंटे के काम में इंगेज होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट ये मॉडरेटली एक्टिव वर्क करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लाइट वर्क भी करने वाली होनी चाहिए, कुछ घर के काम भी करने वाली होनी चाहिए। 8 घंटे ये कम से कम बिजी रहे। 8 घंटे की स्टूडेंट कम से कम ये नींद लेने वाली होनी चाहिए। अपने 4 से 6 घंटे स्टूडेंट ये थोड़े से किस काम में स्पेंड करे, 4 से 6 घंटों को ये अपने किसी काम में स्पेंड करे, प्लस स्टूडेंट ये 2 घंटे अपने हाउस होल्ड टास्क में भी इंक्लूड करे, यानी कि इसको 2 से 4 घंटे अपने क्या करने हैं, आप ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस वुमेन इज हेल्दी, शी मे बी इंगेज इन 8 आवर्स ऑफ मॉडरेटली एक्टिव वर्क। 8 घंटे इस महिला को जो आपके मध्यम क्रियाशील कार्य हैं उसमें इंगेज रहना है, इन लाइट इंडस्ट्री और इन जर्नल हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 8 आवर्स इन बेड, क्या करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है। शी स्पेंड 4 to 6 आवर्स इन लाइट लेजर एक्टिविटीज, यानी कि जो कहते हैं ना थकान मिटाने वाली एक्टिविटीज होती हैं, जिनको हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, हमारे पसंद के जो काम होते हैं, लेजर टाइम जिसे कहते हैं, जिसे क्वालिटी का टाइम कहा जाता है, वो ये कम से कम 4 से 6 घंटे का क्वालिटी टाइम बिताती हो। प्लस स्टूडेंट 2 घंटे का ये एक्टिव हाउस होल्ड वर्क करती हो, कुछ रिक्रिएशनल काम करती हो, प्लस स्टूडेंट ये वॉकिंग भी करती हो। ऐसी महिला को आप रेफरेंस वुमेन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, जो ऐसी महिला होती है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, रेफरेंस वुमेन कहा जाता है, ठीक है ना। सो 8 घंटे मध्यम काम करने वाली, 8 घंटे सोने वाली, 2 से 4 घंटे की क्या करने वाली स्टूडेंट, ये एक्टिविटीज करने वाली, मतलब बेसिकली 4 से 6 घंटे की एक्टिविटीज करने वाली, लेजर एक्टिविटीज, 2 घंटे हैवी वर्क करने वाली, प्लस रिक्रिएशनल वॉकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क करने वाली जो महिला होगी उसे हम रेफरेंस वुमेन कहते हैं। ओके, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब बात आती है आपके रेफरेंस मैन की। तो व्हाट इज रेफरेंस मैन, इसके बारे में एक बार ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस मैन कौन होता है स्टूडेंट, ये भी हेल्दी होता है भाई, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिसीज, किसी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए। ही इज एम्प्लॉयड इन मॉडरेटली एक्टिव ऑक्यूपेशन फॉर 8 आवर्स, और ये क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए, एक कर्मचारी होना चाहिए, मध्यम कार्य वर्ग कंपनी में या कहीं भी काम करता हो, और 8 घंटे की जॉब करता हो स्टूडेंट, 8 घंटे का काम करता हो, प्लस स्पेंड 8 आवर्स इन बेड, और 8 घंटे की क्या लेता हो स्टूडेंट, नींद लेता हो, है ना। 4 से 6 घंटे का क्या करता हो, लेजर एक्टिविटीज करता हो, प्लस इसके अलावा सिटिंग यानी कि बैठना, चलना फिरना, है ना। ऐसे काम स्टूडेंट ये लगभग 2 घंटे क्या होना चाहिए, एक्टिव रिक्रिएशनल काम होने चाहिए, जैसे कि वॉकिंग होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ों का उत्पादन होना चाहिए, और हाउस होल्ड ड्यूटी होनी चाहिए। सो ये पूरा सिनेरियो है एक रेफरेंस मैन का। ध्यान से देख लीजिएगा, फ्री हो, ठीक है, बीमारी ना हो, हेल्दी हो, फिट होना चाहिए, मॉडरेटली एक्टिव एक्टिविटीज करने वाला होना चाहिए, यानी कि 8 घंटे काम करने वाला, 8 घंटे सोने वाला, 4 से 6 घंटे आराम करने वाला, प्लस स्टूडेंट 2 घंटे हैवी वर्क करने वाला व्यक्ति रेफरेंस मैन कहलाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, प्लस आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे एक बार ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब आपका वो पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। द डेफिनेशन फॉर रेफरेंस इंडियन अडल्ट मैन एंड वुमेन वर मॉडिफाइड विद रिगार्ड टू एज। आपका क्या टाइम दिया गया है स्टूडेंट, जो मैन है, मैन के लिए क्या बताया गया है, 19 से लेकर आपका ये 19 to 39 ईयर्स की जो एज है वो क्या मानी गई है, एक रेफरेंस एज मानी गई है। ओके, आपके जो मान लीजिए ये मैन के लिए मानी गई है, ठीक है स्टूडेंट। जो वुमेन के लिए मानी गई है वो 20 से 39 ईयर्स मानी गई है, ये ध्यान रखिएगा। मैन के लिए ये मानी गई है एज, रेफरेंस एज जिसे कहते हैं, वुमेन के लिए ये एज मानी गई है जिसे रेफरेंस
एज कहते हैं। ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 2020 के अकॉर्डिंग है, ये रेफरेंस मैन की एज है। ये रेफरेंस आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए पहले क्या लिखा है, अडल्ट मैन एंड देन अडल्ट वुमेन। सो ये मैन की एज हो गई, है ना, और ये किसकी हो गई आपकी, ये वाली वुमेन की हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी अडल्ट मैन की है, ये अडल्ट वुमेन की है। 19 to 39, 20 to 39, इतना आपको याद रखना है। प्लस जो इनका रेफरेंस बॉडी वेट बताया गया है वो 65 केजी बताया गया है मैन में और 55 केजी बताया गया है वुमेन में। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस बार वाले आरडीए के अकॉर्डिंग यानी कि 2020 के आरडीए के अकॉर्डिंग आपका रेफरेंस मैन एंड वुमेन का रेफरेंस एज प्लस रेफरेंस वेट है। आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। वजन कितना है, 65 और 55 किलो। 65 मनुष्य में आपके जो मेल मेंबर है उनका, प्लस 55 आपकी फीमेल मेंबर का है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। एक एक चीज आप नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि सारी चीजें आपके काम की हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ओके, आगे चलिए ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूज ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, क्यों हमें आरडीए यूज करना होता है, क्या हमारे लिए इसकी आवश्यकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो स्टूडेंट, टू इनेबल गवर्नमेंट टू प्रोडिक्ट फूड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या करता है स्टूडेंट, जो आरडीए होता है वो गवर्नमेंट की मदद करता है कि भाई वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि आखिर जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसे आखिर कितने भोजन की आवश्यकता होगी। टू इनेबल गवर्नमेंट टू प्रिडिक्ट फूड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है उसके लिए हम अनुमान लगा सकें कि आखिर उसे कितने भोजन की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, आरडीए चार्ट बनाते हैं। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कोटा, आपको पता है ना राशन की दुकान पे फूड का वितरण किया जाता है ना, जो राशन की दुकान होती है भोज्य पदार्थ बांटे जाते हैं ना, गेहूं चावल सरसों का तेल ये सब बांटा जाता है ना। तो उसके लिए आपको एक आधार मिल सके कि आखिर भाई कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके लिए ज़्यादा सामान बंटना चाहिए, जिससे कि पोषण की आवश्यकता जिसे सबसे ज़्यादा हो उसको वो चीज़ें मिल सके। इस चीज़ को निर्धारित करने में भी आरडीए चार्ट आपकी मदद करता है। टू गाइड एग्रीकल्चर प्लानिंग पॉलिसीज, और कैसे हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें खेती में इस्तेमाल करनी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सके और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए भी ये क्या करता है, बेस देता है। ओके, टू गाइड पॉलिसी ऑफ फूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और कैसे आपको भोजन को क्या करना है, क्रय और विक्रय करना है, उसके आयात और निर्यात की कौन कौन सी मार्गदर्शन तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इन सब के बारे में भी जानकारी आपको आरडीए के थ्रू ही मिलती है। तो सरकार को जानकारी की खाद्य आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाना, खाद्य वितरण कोटे के लिए आधार प्रदान करना, कृषि नियोजन नीति का मार्गदर्शन करना, प्लस खाद्य निर्यात और आयात की नीति का मार्गदर्शन करना, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए आरडीए ज़रूरी होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आरडीए क्या देता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए आगे एक बार ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, एक बार अच्छे से समझिएगा। To guide planning of nutritionally adequate diet for imitates of large catering establishment such as hospital, hostels, hotels, army canteen, etc. यानी कि ये क्या करता है स्टूडेंट कि जो आपका आरडीए है उससे आपको ना एक परफेक्ट डाइट प्लान करने में भी मदद मिल जाती है, एक बड़े सेटअप के लिए जिसमें आप प्रॉपरली गाइड करा जाता है आपको कि भाई आपको डाइट प्लानिंग कैसे करनी है। और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल में कैसे करनी है, हॉस्टल्स में कैसे करनी है, होटल्स में कैसे करनी है, आर्मी कैंटीन में कैसे करनी है। इन सब के लिए भी आधार आपको कौन देता है, आरडीए ही देता है, जिससे कि आप सभी लोगों की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए आहार तैयार कर सको। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। टू इवेल्युएट द फाइंडिंग्स ऑफ फूड कंजप्शन सर्वे ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप, साथ ही साथ ये क्या करता है स्टूडेंट, जनसंख्या समूहों के
खाद्य उपभोग सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब एक जनसंख्या का समूह है, उसके द्वारा स्टूडेंट कितने भोज्य पदार्थों का कंजप्शन किया गया, उसका जो एक सर्वेक्षण होता है उसका मूल्यांकन करने में भी कि आखिर कहाँ की जनता के द्वारा कितने भोज्य पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, कितनी मात्रा में किया जा रहा है, उस चीज़ का भी आपको सर्वे करने में और उसे इवेल्युएट करने में ये मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लिमिटेशंस ऑफ आरडीए। आखिर आरडीए की लिमिटेशंस क्या हैं? पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स के लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, RDA are estimates of intake of nutrients which population group needs to consume to meet the psychological needs of all person in that group। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या चीज आती है, फिजियोलॉजिकल, है ना। यहाँ पे एक चीज समझेंगे, RDA सेवन के अनुमान है पोषक तत्वों की जिन्हें जनसंख्या समूहों को उस समूह के सभी व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये आरडीए कभी भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में आपको नहीं बताता। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ये समझे कि भाई मैं प्रेरणा वर्मा हूँ और मेरे लिए कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो मुझे आरडीए बताएगा, सो नहीं, ऐसा नहीं है। आरडीए आपको एक रेफरेंस मैन एंड वुमेन के आधार पे एक जर्नल डेटा देता है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को लेके कुछ नहीं बताता, ये एक समूह को लेके बताता है कि भाई उस एज ग्रुप के सारे लोगों के ऊपर ये आरडीए फॉलो हो सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, आरडीए आर नॉट मीन टू बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटेक। किसी एक व्यक्ति के पोषण स्तर के बारे में अगर आप ये सोचेंगे कि भाई अगर उसने ये आरडीए फॉलो कर लिया तो इसका मतलब उसने एक स्टैंडर्ड डाइट ले ली, अब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है। उसकी बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी की इलनेस के अकॉर्डिंग आपको उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट को बदलना पड़ता है। आप इसे, अगर मैं कहूँ, आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात करें जो एक हेल्दी पर्सन है वो इसे फॉलो कर सकता है, पर अगर कोई डिसीज वाला पर्सन है, कोई बीमार पर्सन है, उस पर आरडीए फॉलो नहीं होता। वहाँ पे आपको मॉडिफाइड आरडीए यूज करना पड़ता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है, It is implied that intake of nutrient at RDA level will involve very little risk of inadequacy। आप ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट के कई बार ऐसा हो जाता है कि आरडीए में आपके जो पोषक तत्वों के सेवन के बारे में सजेशंस दिए जाते हैं, कई बार वो उतने एक्यूरेट नहीं होते कि हमारी रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर पाए। भले ही हम ले आरडीए के अकॉर्डिंग रहे हैं बट वो हमारी बॉडी नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ओके, individual whose intake of nutrient is below that given as RDA are not necessarily at risk of deficiency, since many individual in a population may have requirements well below the RDA। इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि भाई अगर किसी को RDA का सेवन वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, उससे कम मात्रा में कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारियों का शिकार हो सकता है या वो बीमारी के खतरे पे है। ऐसा नहीं है। अगर वो उतना नहीं ले पा रहा, उससे कम ले पा रहा है, तो इसका मतलब उसके शरीर को उतनी ज़रूरत है, उसकी बॉडी उससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आरडीए की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा तो आप उसे बीमार घोषित कर दें, ऐसा नहीं होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपको कुछ टेबल्स दिखाती हूँ। ये हो गया थ्योरी सेक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक टेबल शो हो रही है स्टूडेंट, जस्ट मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। ये समरी टेबल है स्टूडेंट। किस चीज़ की समरी टेबल है, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एक समरी टेबल है स्टूडेंट जो कि आपकी बताई गई है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस बताया गया है और कंपैरिजन करके दिखाया गया है। ये आपकी समरी है एनर्जी के बारे में। यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, बाकी किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एज ग्रुप दिए गए हैं यानी कि आयु वर्ग समूह। यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी यानी कि उनके वो बताए गए हैं शारीरिक एक्टिविटी के आधार पे, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक क्रियाशीलता बताई गई है। यहाँ पे आईसीएमआर 2020 के आरडीए के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आईसीएमआर 2010 के आरडीए के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि दोनों में आखिर कितना अंतर आया है।
एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर हम अडल्ट मेन की बात करें तो ये सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, आपका 2110, 2710, 3470 ये आपका 2020 के आरडीए के अकॉर्डिंग बताया गया है। बट अगर हम अपना 2010 वाला आरडीए देखें तो 2320, 2730, 3490 यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे ज्यादा थी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यहाँ कम कर दी गई है, यानी कि पहले ज्यादा थी अब कम कर दी गई है अडल्ट मैन के लिए। सो यहाँ पे -210 करा गया है, यहाँ पे -20 करा गया है, यहाँ भी -20 करा गया है। ठीक है, आगे अडल्ट वुमेन के बारे में देखिएगा, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी, यहाँ पे 1660, 2130, 2720, यहाँ पे 1900, 2230, 2850। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में आपको ज्यादा दिख रही है, यहाँ भी महिलाओं की कम कर दी गई है ना। सो यहाँ पे भी कम करी गई है, यहाँ पे इनकी भी ज्यादा है, यहाँ पे इनकी भी ज्यादा है, यानी कि मैन और वुमेन दोनों की बात करें तो 2010 वाले आरडीए में एनर्जी ज्यादा देनी थी, 20 वाले में कम देनी है। सो यहाँ पे -240, -100, -130 दिखाया गया है। ओके, आगे देखिएगा प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन का +350 आपको कर देना है कि अगर 1660 है आपका तो उसमें +350 कर दो, 2130 है तो उसमें +350 कर दो, 2720 है तो उसमें +350 कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो एक हैवी वर्कर है, सो अगर आप उसके हैवी वर्कर होने के लिए उसे 2720 कैलोरीज दे रहे हैं, सो प्लस उसमें 350 कर दीजिएगा। इस हिसाब से आपको आरडीए फॉलो करना होता है ना। सो ये आपका आईसीएमआर के 2010 के अकॉर्डिंग कितना था, 350 था। सो ये सेम रखा गया है, इसमें कोई अंतर नहीं आया। लैक्टेटिंग आपको पता है ना, लैक्टेशन का टाइम पीरियड 2 भागों में बांटा जाता है, 0 to 6 और आपका 7 to 12, है ना। सो यहाँ पे +600 किया गया है, यहाँ भी +600 था, यहाँ पे +520 किया गया है, यहाँ पे भी 520 था। सो इन तीनों में कोई चेंज नहीं आया है, ये सिमिलर है, जैसे पहले थे ऐसे ही आज है। सो इसका एग्जाम्पल आपको दे के बताती हूँ कि अगर कोई महिला सेडेंट्री वर्कर है और वो लैक्टेटिंग वुमेन है 0 to 6 मंथ वाली, यानी कि धात्री महिला है, बच्चे को दूध पिलाती है, पर वो एक सेडेंट्री वर्कर भी है, तो आप उसे 1660 में कितना प्लस कर देंगे, 600 प्लस कर देंगे, उतनी आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इस हिसाब से हम आपके आरडीए को इंक्लूड करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन्फेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 0 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका रेशो बताया गया है स्टूडेंट, क्या क्या आखिर आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी। सो ध्यान से देखिए, +520 यहाँ पर आपका लैक्टेशन में था, है ना। सो बच्चे के लिए आपको 530, 660 ये रेशो इस बार लिया गया है, पहले 520 था और 670 था। सो यहाँ पे 10 कम है, यहाँ 10 ज़्यादा कर दिया गया है, यहाँ 10 ज़्यादा है, यहाँ 10 कम कर दिया गया है, इतना अंतर है। तो +10 एंड -10 ये आपका किया गया है। बच्चे की बात करते हैं 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल, 1070, 1360, 1700, 1060, 1350, 1690। सो +10, +10, +10 का रेशो रखा गया है। बॉयज स्टूडेंट देख लीजिएगा, 10 से 12, गर्ल्स 10 से 12, बॉयज 13 से 15, गर्ल्स 13 से 15, बॉयज 16 से 18 प्लस गर्ल्स 16 से 18। इनके रेशो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे आपके 2020 वाले हैं, ये आपके ये 2010 वाले हैं, एंड इनमें भी आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, +30, +50, +1110, +70, +300, +60। सो आपको क्या पता चल रहा है कि सिर्फ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ही कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बाकी हर जगह परिवर्तन किया गया है। ठीक है, एक बार आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक और टेबल मैं आपको शो करती हूँ। इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं। देखिएगा, ये मेल्स के लिए बताए गए हैं कि जो आदमी हैं उनके लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी रहेगी, 2010 का भी बताया गया है और 2020 का भी बताया गया है, कंपैरिजन करके भी दिखाया है स्टूडेंट्स। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 2010 वाला आरडीए है, ये 20 वाला आरडीए है। तो कैल्शियम एमजी में चाहिए होता है हमें, ये इसकी यूनिट है। 2010 वाले आरडीए में 600 था, अब बढ़ा के 1000 कर दिया गया है। मैग्नीशियम 340 था, इसे 440 कर दिया गया है।
आयरन 17 था, है ना, इसको कितना कर दिया गया है, 19 कर दिया गया है। जिंक आपका 12 था, इसको 17 कर दिया गया है। आयोडीन 150, इसको 150 ही रहने दिया है। 1.4 थायमीन 1.8 कर दिया गया है ना। राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करते हैं 1.6, इसे 2.5 कर दिया गया है। नाइसिन 18, इसको 18 ही रहने दिया है। विटामिन B6 2, इसे 2.4 कर दिया गया है। फोलेट अगर हम बात करते हैं फोलिक एसिड की 200, यहाँ 300 कर दिया गया है ना। विटामिन B12 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2.2 कर दिया गया है। विटामिन सी यहाँ 40, यहाँ 80, जस्ट डबल कर दिया गया है आदमियों के लिए। ओके, विटामिन ए 600, यहाँ पे 1000 कर दिया गया है। विटामिन डी 400, यहाँ 600 कर दिया गया है। ये आपकी म्यूग्राम होता है। ओके, इसे क्या कहते हैं, म्यूग्राम कहते हैं। सो ये पूरी की पूरी जो आपको रीडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है स्टूडेंट, ये रीडिंग किसके लिए है, आदमियों के लिए है, मेल मेंबर के लिए है। ये 2010 वाली, ये 2020 वाली, ठीक है। चलिए एक बार ध्यान से देखिएगा, ये कंपैरिजन करके दिखाना भी आपको काफ़ी ज़रूरी था। ये टेबल है आपकी फीमेल्स के बारे में बताती है, सेम टेबल है, वो मेल के लिए थी, ये फीमेल के लिए है। सो देखिएगा, कैल्शियम 600, यहाँ 1000, 310, यहाँ 370, अभी तक रिक्वायरमेंट बढ़ ही रही है ना। 21, यहाँ देखिए 29, 10, 13, 150, 150, 1.1, 1.7, 1.3, 2.4, 14, 14, 2, 1.9, है ना, 200, 220, 1, 2.2, 40, 65, 600, 840, 400, 600, है ना। सो मोस्टली आप ये देख रहे होंगे कि चीज़ों की रिक्वायरमेंट को जिनको बढ़ाया गया है वो स्पेशली आपके कौन से न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आप इन टेबल्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लगेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमने इन्हेंस किया है, जबकि हमने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन टेबल देख लीजिएगा, अगर हम बात करें सो ये मिनरल है, ये आपका रिकमेंडेड इनटेक है इनका, ठीक है। सो फॉस्फोरस आपका 1000 mg पर डे, सोडियम स्टूडेंट 2000 mg पर डे, पोटेशियम 3050 आपका 3500 mg पर डे, कॉपर 2 mg पर डे, मैग्नीज 4 mg पर डे, क्रोमियम 50 म्यूग्राम पर डे एंड सेलेनियम 40 म्यूग्राम पर डे। सो आपको मैंने वो टेबल्स डाली हैं यहाँ पे जो आपके लिए याद करनी काफ़ी इजी है, जिनको आप समझ अच्छे से सकते हो, क्योंकि ये टेबल में डेटा याद करना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, इस फॉर्मेट में डाली है। प्लस मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए डाला है स्टूडेंट ये समरी ऑफ आरडीए फॉर इंडियंस 2020। सो ये इसलिए डाला है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये समझाना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल था। सो दैट्स वाई मैंने बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया टेबल की फॉर्म में और वहाँ पे आपको डिफरेंस समझा दिया है। ये टेबल आप लोगों के लिए इसलिए डाली गई है कि अगर आपको एक समरी याद करनी हो शॉर्ट में तो आप लोग इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा ये चार्ट आप लोगों को जो आरडीए की समरी है, ठीक है, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मज़ा आया होगा स्टूडेंट, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कम समय में कोशिश की है कि आपको आरडीए के बारे में मैक्सिमम जानकारी मैं दे पाऊँ, जितनी भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा आपको आरडीए के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट वाली टेबल को याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टेबल से आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया है कि चीज़ों को बढ़ाया और घटाया गया है, चीज़ें बिल्कुल सिमिलर नहीं है दोनों आरडीए में। ओके, सो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दो। ज्वाइन कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। एंड आपको इस टॉपिक की पूरी पीडीएफ मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जिससे कि जिन जिन बच्चों को नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो इसी से पढ़ सकें और इसी से नोट्स बना सकें। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।